सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है इसमें चुगताई के अफसानवी मजमूए चोटे में शामिल अफसाना तिल। चौधरी ए चौधरी सुनो। गणेश चंद्र चौधरी चुप था। श्श, क्या झिंगर की तरह शीशी करे जा रहे हो? भाई मैं थक गई जो। चुपकी बैठेगी के? मुझसे नहीं बैठा जाता। वाह, सारी पीठ तख्ता हो गई। हाय राम, हनक हनक। चिच्चे, मुझे सर्दी लग रही है। चौधरी चुप। यहाँ यहाँ नीचे कूल्हों में चींटियां सी काट रही हैं। देख रानी, 10 मिनट भी नहीं हुए और तू थक गई। और क्या, कोई मैं मिट्टी की बनी हूँ? वाह। रानी ने अपने मोटे होंठ फैलाए और मसनूई संगमरमर की चौकी से नीचे फिसल गई। चुड़ैल, कहता हूँ सीधी बैठ हरामजादी। चौधरी ने रंगों की थाली स्टूल पर पटकी और रानी के कंधे पकड़कर दो चार झटके दिए। तो 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 फिर लो। वो जमीन पर लंबी लंबी लेट गई। चौधरी जलकर कोयला हो गया। उसका जी चाहा रानी के चिकने चिकने सियाह गालों पर खड़ी खड़ी कुंचियां मारे, मगर वो जानता था फिर तो वो बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाएगी और बहाना करके रोने चीखने लगेगी, और फिर वो तस्वीर जिसके लिए वो इतनी जान मारी कर रहा था नामुकम्मल रह जाएगी। देख, थोड़ी देर और बैठी रह और फिर। चौधरी नरमी से बोला। थक गई ना? वो लौटकर चित हो गई। थक गई? और जो सड़क पर दिन भर गोबर बीनती थी तो नहीं थकती थी, कुतिया कहीं की। चौधरी को फिर गुस्सा चढ़ा। कौन बीनता था गोबर? तुम बीनते होगे। वाह, कैसे सास ननदों कैसे ताने देते हो। वो रूठ कर बैठ गई और चौधरी को यकीन हो गया कि आज का दिन तो गया हाथ से। अच्छा देख, घड़ी रखी है ये, बस आध घंटा, समझी? आध घंटा नहीं, बस 6 मिनट। वो चौकी पर चढ़ती हुई बोली। बात यह थी कि 6-7 से ज़्यादा तो उसे गिनती भी ना आती थी, और चौधरी खूब जानता था कि 6 मिनट के बहाने वो उसे आध घंटे जमाए रखेगा। रानी ने कमर को खींचकर लंबा किया और भारी फूलदार मटकी झटके से कंधे पर रखी और बैठ गई। मगर कितनी देर के लिए? ठीक है ना? हाँ। चौधरी जल्दी से झक गया। देखो तो। हाँ हाँ ठीक है। देखो तो। हाँ हाँ ठीक है। थोड़ी देर खामोशी से बुरुश चलते रहे, रंग पर रंग दौड़ते रहे, मगर कोई 1.5 मिनट भी ना गुजरा था कि रानी ने लंबी सी सांस ली। हाँ बस चौधरी, हो गए 6 मिनट। हम्म। वो जल्दी जल्दी कभी उसे और कभी अदबनी धब्बों वाली तस्वीर को देखने लगा। सर्दी लग रही है, चद्दर ओढ़ लूं? नहीं। आए जाड़ा। वो कुत्तों की तरह रोने लगी। चौधरी चुप। कमर, कमर, मेरी कमर रे। चौधरी जी। असल में वो आज शरारत पर तुली हुई थी। चद्दर चद्दर मेरी चद्दर। चौधरी चुप। हम्म। कह रही हूं मैं थक गई, अब ये हंडियां पटकती हूँ, हाँ नहीं तो। चौधरी जल्दी से मुड़ा। वो ये तस्वीर मुकम्मल करने के लिए हंडिया अजायब खाने से मांग कर लाया था। अगर रानी तोड़ दे तो बस समझ लो कि रानी की खोपड़ी की खैर नहीं। तो फिर थक गई जो? जूं काट रही है चौधरी। वो अपने घने हुए बालों को उलझाने लगी और फूलदार मटकी नीचे टिका दी। चौधरी ने पैर दूर दूर रख लिए, आंखें घुमाकर लट्टू की तरह बाहर निकालीं, और गुस्से से उसके चेहरे का गोश्त फड़कने लगा। उसकी चितकबरी छिदरी दाढ़ी कश्ती के बादबान की तरह लहराने लगी, जैसे बड़ा भारी तूफान आने पर सफ़ेद सफ़ेद बादबान हिलते हैं, और उसकी गंजी चिकनी खोपड़ी पर पसीने की बूंदें फूट आईं। लेके कमर तो दुख गई। रानी ने डर कर जल्दी से अपनी नशिश ठीक कर ली, और फिर वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। हो। वो होंठ बजाकर डकराई। ओ, कोई मर भी जाए तो। चौधरी ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूरा। जब कभी भी वो रोने लगती थी तो चौधरी के रुखसारों की मछलियां फुदकने लगतीं और नाक का बासा टेढ़ा होने लगता और ब्रश हाथों में फुलझड़ी की तरह नाचने लगता। तश्तरी के सारे रंग एक दूसरे में गड़मड़ होकर एक खला में तब्दील हो जाते और उसे कुछ न सूझता। और ये कर्ब की हालत उस पर जब तक तारी रहती, जब तक उसके दिमाग में चुभता हुआ कांटा न निकल जाता, और रानी की हरकतें उस वक्त कांटे नहीं, भाले बनकर उसकी हस्ती के आर पार निकली जा रही थीं। हर जी रूह पर चौधरी के इस दौरे का पूरा पूरा असर होता था। चुनांचे रानी न बच सकी। उसने फिर अपने पेट को अंदर पिचकाया और होंठों से फिर किन्नी सी आवाजें निकालती हुई सीधी हो बैठी।
थोड़ी देर तक दुनिया फिर अपने महवर पर घूमती रही। चौधरी का ब्रुश सपाटे भरता रहा। रंग की थाली गंदी और बदशक्ल होती गई। लेकिन चौधरी, इस दफा रानी प्यार से बोली। चौधरी की बगल में जैसे चूहा सा कूदा। दुनिया के महवर का एक पाया जरा लचका। जाने भाई महवर में पाए लगे होते हैं या नहीं, लेकिन हुआ कुछ न कुछ जरूर। चौधरी, तुमने ये देखा है? चौधरी के कंधे झुरझुराए और चिकनी डली की शक्ल की खोपड़ी में पसीने के दाने फूट निकले। वो फिर बोली, ये देखो, ये काला तिल, ये देखो गर्दन से जरा नीचे, और नीचे, जरा उल्टी तरफ। एक हाथ से फूलदार मटकी पकड़कर और होंठ लटकाकर अपनी गर्दन से नीचे झांकने लगी। देखा है ये तिल? और तुम तो देख रहे हो चौधरी। वो बनकर शर्माने लगी। वाह, मुझे शर्म आती है। सीधी बैठ, चौधरी गुर्राया। बड़े आए, भला कोई किसी का तिल भी देखता होगा, और जब वो ऐसी बुरी जगह हो। ही वो इतराई। बुरी जगह है तिल? तुमने देख तो लिया, बोलो। मैंने तिल विल कुछ नहीं देखा और न देखूं, बदमिजाजी बढ़ी। झूठे सरासर काड़ी आग करके देख रहे हैं, और ही वो आवारा औरतों की तरह इठलाई। रानी, रानी ने सिर्फ ना कुचका दी। चौधरी मगलूब होकर काट के खाली डब्बे पर बैठ गया। तुझे मालूम है कि मैं कितना बड़ा हूं? हाय राम, कोई कितने बड़े? वो भी मटकी टिकाकर आगे झुक गई। मैं तेरे बाप बल्कि दादा बराबर हूं। और तू तू बता, तू कितनी होगी? 15 बरस से आगे नहीं। और तुझे ये बदमाशी की बातें किसने सिखाई? चौधरी, दादा बराबर तो क्या, उसके बाप बराबर भी ना हो सकता था। जरा मामले को दबाने के लिए कह दिया था उसने। बदमाशी की बातें तुम करते हो कि तिल देखते हो? ऐसी बुरी जगह तो तिल है। वो आहिस्ता आहिस्ता तिल टटोलने लगी। जरा सी छोकरी, जरा सी छोकरी, जरा सी काहे को हूं? वाह, जरा सी कहते रहते हो। जरा सी होती तो 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 क्या? रत्ना कहता है जिसकी छाती पर ये तिल होता है वो रत्ना? ये रत्ना को क्या मालूम तेरे कहाँ कहाँ तिल हैं? मैंने दिखाया था। वो तिल को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी। तूने तू तू तूने रत्ना को दिखाया था तिल? चौधरी का फिर खून खुलबुलाया और बगलों में चूहे फुदके और गालों का गोश्त हिला। फिर बुरुश फुलझड़ी की तरह थरकने लगे और रंग मिलने शुरू हुए। हाँ तो, वाह, उसने देख लिया तो मैं क्या करती? कैसे? कैसे देख लिया तिल उसने, जबकि तू? चौधरी की बत्तीसी ढीले किवाड़ों की तरह बजने लगी। नहा रही थी मैं, तो उसने उसने मटकी संभाली और नशिस्त पर सजने लगी। तू नहा रही थी और वो आ गया, हरामी पिल्ला? हाँ, तलैया पर नहा रही थी। मुझे अकेले डर लगा कि कोई आ न जाए, इसलिए मैं उसे संग ले गई। कोई आ जाता तो? मैं नहा रही थी, श्लोका भी धोया। तुझे डर लगा कि कोई आ न जाए, इसलिए तू उसे ले गई? हाँ, उसने भोलपन से फैसला किया। रानी, वो आगे बढ़ा। हाँ, मैंने उसे कह दिया था उधर मुंह रखियो, मगर 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 वो दूर बैठा रहा। फिर मैंने कहा, रत्ना मेरे तिल है बड़ी बुरी जगह। वो बोला नहीं, तो मैंने कहा तू नहीं देखता तो मत देखे। हाँ भाई, मुझे क्या, क्यों चौधरी? फिर तू कैसे कहती है उसने तिल देखा? हाँ, फिर मैं डूबने जो लगी, पानी इतना इतना गहरा था। वो तिल से जरा नीचे उंगलियां रखकर बोली। कुत्तामा। चौधरी ब्रुश फेंक कर लकड़ी की तरफ चला। हाय रे राम, फिर सुनो तो। चौधरी, तो क्या मैं डूब जाती? तुझे तैरना नहीं आता कुतिया? रात दिन हौदी में जो डुबकियां लगाती थी, तब ना डूब मरी? वाह, वाह, मैं क्यों डूबती? मैं तो तिल दिखा रही थी। तूने तिल दिखाने के लिए बहाना किया था। चौधरी ने पतली सी कमची हवा में नचाई। वो अब मुस्कुरा रहा था। हाय राम, मुझे धोती तो ओढ़ लेने दो चौधरी जी। वो बंदरिया की तरह उचक कर खाट के ऊपर जा खड़ी हुई। जो तुम मारोगे तो सड़क पर भाग जाऊंगी चौधरी। फिर मुझे शर्म आएगी। मैं कह दूंगी चौधरी, चौधरी। बुढ़ा रुक गया। क्या कह देगी? मैं कह दूंगी चौधरी कहता है कि मेरा तिल। लुच्ची। चौधरी पागल गीदड़ की तरह नाच उठा। रानी समझ गई कि तीर निशाने पर बैठा। सबसे कह दूंगी, सुना चौधरी, मारो तुम मुझे, मार के भी देख लो। वाह, ऐसे क्यों घूर रहे हो? इतनी तो छोटी हूं मैं, जरा सी छोकरी। बड़े खराब हो तुम जी।
वो हल्के हल्के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। चौधरी सर पकड़ कर बैठ गया। एक दफ़ा को जी में आया, उठकर तस्वीर में तो लगा दे आग और रानी को इतना कूटे कि कचूमर बना दे। मगर फिर उसे नुमाइश याद आ गई जिसमें उसे 5,000 का इनाम मिलने वाला था। एक तो उसका सर वैसे ही घूम रहा था, वो तस्वीरें तो बनाने लगा था और हजारों ही तस्वीरें बनाकर छोड़ दी। उसने खिलते हुए गुलाब का शर्माया हुआ रंग, ठट्ठा मारता हुआ सब्जा, नाचता थिरकता आबशार भी बनाया था। उसने सर्द आहों और भीनी खुशबू तक को रंग में सुमो कर रख दिया था। दूर दूर के मुल्कों की नंगी और आरास्ता पैरास्ता औरतें भी उसके सामने घंटों बैठने का फख्र हासिल कर चुकी थीं। मगर ये चुलबुली गंवार छोकरी, जिसे उसने मोरी की गलाजत से उठाकर अपने आइंदा शाहकार के लिए चुना था, उसके काबू में न आई। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि हजारों रंग लुथेड़ने पर भी वो उसके जिस्म जैसा मसाला न तैयार कर सका। उसने सियाही में संदल घोलकर उसमें जरा सा नीला रंग मिला दिया, फिर भी उसके रंग की चमक आबनूसी, संदली, नीली और कुछ बादामी लहर लिए हुए थी। एक मुसीबत होती तो खैर थी, आज उसका रंग सुरमई होता तो दूसरे दिन उसमें शफक की सी सुर्खी फूटने लगती, और फिर कभी बिल्कुल अचानक उसका जिस्म खत्म होती हुई रात की तरह कुछ ओदी ओदी घटाओं से मिलने लगता, और कभी न जाने कहाँ से उसमें सांप के जहर की सी नीलाहट झलकने लगती, और आंखें भी गिरगिट की तरह रंग बदलती। उसने पहले दिन निहायत इत्मीनान से कोलतार का सा सियाह रंग घोल कर तैयार कर लिया। फिर उसे पुतली के गिर्द लाल लाल डोरे नजर आए। खैर वो भी हुआ। फिर उन डोरों के आसपास की जमीन बादलों की तरह नीली मालूम होने लगी। वो झुंझला गया और ढेर सा रंग बेकार किया। लेकिन उसके गुस्से की जब तो इंतहा ही न रही, जब उसने देखा कि जरा सी देर में वो कोलतार जैसी पुतलियां सब्ज होने लगीं और होते होते दो जमर्रुद की डलियों की तरह नाचने लगीं। पुतलियों के आसपास का मैदान दूधिया सफ़ेद हो गया और डोरे कुरमुजी हो गए। उफ! वो सर पकड़कर झूमने लगा, और ऊपर से ये बातें। मच्छर काट गया, वो बच्चों की तरह मनमनाई। आज चौधरी ने इरादा कर लिया था कि वो घुन्नी साध जाएगा और बोलेगा ही नहीं। इतने मुझे काटते हैं कि क्या बताऊं ये मच्छर। चौधरी चुप। हाय रे, कैसे काटते हैं ये मच्छर। उसने मोटी सी ऐसी बाजारी गाली बकी जो कुछ आम भी नहीं। चौधरी उछल पड़ा। गाली? यानी ये लड़की होकर इतनी मोटी गाली जानती है? वो खुद सिवाय चंद बिल्कुल जबान जद गालियों के एक भी गहरी किस्म की गाली न जानता था। उसने कभी गालियों के मसले पर गौर ही नहीं किया, और ये गाली तो शायद दारोगा जी को भी ना आती होगी। वो भी सिर्फ चंद मखसूस अल्फाज इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, महज ज़रूरतन। ये तूने गालियां कहाँ सीखी? वो मुड़ गया। कौन सी? ये? उसने फिर भोलपन से गाली दोहराई। रानी! वो भभका। चुन्नन ने दी थी एक दफ़ा मच्छरों को, उसकी खोली में भी बहुत मच्छर हैं। वो बात टालने लगी। उसकी खोली? तू उसकी खोली में भी गई थी? हाँ, वो ले गया था कि चल गुड़धानी खाएगी। फिर गुड़धानी खाई तूने? कहाँ, गुड़धानी थी भी नहीं, झूठ बोल रहा था, मगर अब ला देता है। तुझे चुन्नन गुड़धानी ला देता है? हाँ। और खीलें? वो मटकी पर नक्शो निगार टटोलने लगी। और खीलें? चौधरी जानता था कि वो बेकार हैरत ज़दा हो रहा है। रानी गुड़धानी पर फरेफ्ता थी। वो चुन्नन की खोली छोड़ मोरी में कुत्ते के जबड़ों में से गुड़धानी निकाल कर खा सकती थी। मैंने तुझे पैसे दिए, फिर भी तू चुन्नन की गुड़धानी लेती है? मैं कब लेती हूँ? मैं कोई मंगती हूँ? वही देता है, कहता है चल खोली में। मुझे तो वो आप बुरा लगता है। ऐसी बड़ी बड़ी मूछें हैं, मुझे तो छींकें आने लगती हैं। फूं फूं। वो नाक सुकेड़ कर फुड़फुड़ाने लगी, जैसे किसी ने उसकी नाक में बत्ती कर दी हो। जरा पीठ खुजा लूं चौधरी? फिर चौधरी पर वो दौरानी कैफियतें छाने लगीं। भेजे में तालियां सी बजने लगीं और गाल ऊपर नीचे कूदने लगे। 5,000 रुपये खनन खनन इससे दूर नन्हे नन्हे तारों की तरह नाच नाच कर भागने लगे। भूरा, काला, सुरमई और पीला, सब रंग एक दूसरे से दस्तो गिरेबान होने लगे और खोपड़ी पर आबले से उभर आए। अब सवाल ये था कि तस्वीर बनाए या पागल हो जाए। अगर यही चाल रही तो वो दिन दूर न था जब वो सचमुच कपड़े फाड़ कर सड़क पर बावले कुत्ते की तरह लौट लौट कर अपना सूखा मारा जिस्म छील डाले और अपने दहकते हुए सर को तलैया के पानी में डुबो दे। यूं ही उसके कदम तलैया की तरफ उठ गए। तलैया दूर न थी,
उमूमन वो वहाँ घंटों डूबते हुए सूरज की किरणों को सतह पर थिरकते नाचते देखने चला जाया करता था। और वो शायर था, पैदाइशी शायर। वो दुनिया में तो रहता था मगर दुनिया से कितना दूर। बुढ़ा तो वो न था मगर जवान भी उसे कोई न कह सकता था। उसने दाढ़ी लापरवाही की वजह से छोड़ रखी थी और वो कुछ यूं ही चितकबरी सी हो चली थी। फिर उसकी बगलों में कोई चीज फड़फड़ाई। रानी के हंसने की आवाज एक भर्राई हुई मेंढक की आवाज के साथ आई। मेंढक ही होगा, और क्या? बरसात। खैर बरसात तो दूर थी, मगर नहीं, मेंढक नहीं, बिल्ली खुरखुराती होगी। बिल्ली तो क्या, हाँ कुछ होगा जरूर। लेकिन जब उसकी पारसा आंखों ने रानी को रत्ना के संग पानी में चहलें करते देखा तो थोड़ी देर के लिए वो उसे भी अपने तखय्युल का फरेब समझा। तखय्युल उसे छेड़ने के लिए नए नए बहाने तराशा करता था, और आज तो हद कर दी। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो हंसी के जमजमे रुक गए और दो हैरत ज़दा संगे मूसा के से मुजस्समे आंखें फाड़ने लगे। किस कदर साफ था वाहिमा, बिल्कुल बाल बाल साफ। रत्ना के पट्ठों का उभार, पानी से भीगी हुई उसकी लंबी चोटी, करीब करीब बैठी हुई दो आंखें, और रानी की उलझी हुई चोटी। वो सुरमई, उन्नाबी, संदली, काफूरी और नीले रंग की आमेजिश से बना हुआ जिस्म और तिल। वो तिल उभरा हुआ गोली की तरह चौधरी के सीने में आकर खट से लगा। एक तरफ को सरकता बजता रत्ना तो निकल गया और भागा धोती उठाकर, और रानी दिलेरी से खड़ी छप छप करती रही। चौधरी को मालूम हुआ कोई उसे झूले में डालकर लंबी लंबी पेंगे दे रहा हो। तिल देख रहे हो मेरा, बड़े बुरे हो जी। वो मनाने के लिए इठलाने लगी। चौधरी शुक्र है कि खट के किनारे आकर संभला। बाहर निकल, उसने इस नए चौधरी को परे धकेल कर कहा जो धीमे धीमे डूबता जा रहा था। तुम मारोगे। वो पानी में से ऊपर उभर आई। आज तुझे उधेड़ कर न डाल दिया हो तो मेरा नाम चौधरी नहीं। चौधरी ने खुद को यकीन दिलाया कि ये वही तो छोकरी थी जो कीचड़ में मेंढकी की तरह पल रही थी। औरत पर हाथ उठाते शर्म नहीं आएगी? चौधरी सुलग गया। नंगी औरतों को पीटते हो? वाह। वो और ऊपर उभरी। शर्म नहीं आती? वो आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई, और पानी उसके टखनों तक आ रहा था। वो डर रही थी, इसलिए जरा अकड़ कर बातें कर रही थी। जाओ। वो शर्माने लगी। चौधरी के हाथ से वो लचकती हुई कमची गिर गई और उसका कद कई इंच लंबा हो गया। उसके बाजू फूल गए और भेजे में सुरसुरियां सी रेंगने लगीं। भूवल के अंबार को ठंडी ठंडी भीगी हुई सियाह आंधी बहा ले गई और चिंगारी भड़की। धड़ 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 शोले लपकने लगे। उसकी आंखें भू की चीलों की तरह सियाह उभरे हुए तिल पर झपटी, और ओह, घन से जैसे वो तिल एक सियाह चट्टान बनकर उसके माथे से टकराया। एकदम वो लौट पड़ा और पिटे हुए कुत्ते की तरह भागा। किधर? अपने कमरे में पलंग की तरफ। उसी दिन उसने रत्ना को निकाल दिया। वो भतेरा कहता रहा कि वो लंगोट पहने था, मगर चौधरी पर तो भुतना सवार था। वो सारी रात ख्यालात की फौज के साथ कुश्ती लड़ता रहा। कोई चीज उसके जिस्म में बरमे की तरह सुराख कर रही थी, मगर सुराख हो ही न चुकता था, जैसे कोई चट्टान रास्ते में आ गई हो। आज उसे अपनी तस्वीरों में लगाने को रंग मिल रहे थे। कत्थई में जरा सी नीलाहट मिला देने से बिल्कुल वही वही भीगा हुआ समंदर की तह जैसा गहरा और जीता जीता रंग बन गया। और आंखों के लिए भी बस स्याही में हल्की सी सब्जी नहीं, उदाहट या शायद सुरमई रंग और फिर गुलाबी गोट। जहां आंखें खत्म होती हैं ना। उसने चाहा आईने में अपनी सूरत देखे, लेकिन आईना तो जाने उसने कब से नहीं देखा था। एक मुसव्विर को आईना देखने की क्या जरूरत होती है? वहां आईने में देखने के लिए होता ही क्या है? उसका आईना तो वो सारी तस्वीरें थीं जिनमें चेहरा तो चेहरा, उसकी रूह का कोना कोना नजर आता था। उसका दिल और दिमाग सभी कुछ तो रंगों में समोया हुआ सामने मौजूद था। फिर भी उसने चाहा कहीं अपनी सूरत देखे। उसने एक टीन के डब्बे को जिसमें उसके रंग दूर दूर के शहरों से आया करते थे उलट कर झाड़ा। दो झींगर फुदक कर उसकी नाक पर टप्पा खाते उड़ गए। मकड़ी का जाला उसने कोहनी से झाड़ कर उसमें अपना मुंह देखा। पहले तो उसे कुछ नजर न आया, जैसे समंदर की तह में बारीक बारीक झाड़ और फुंदने से होते हैं, या जैसे आंखों में पलकें घुस जाती हैं तो फैला फैला दिखाई देता है, वैसा दिखाई दिया। फिर एक भयानक दाढ़ी और प्यासी प्यासी आंखें दिखाई दी। ओह, ये वो खुद था। वो वो जो, मगर ऐसा तो कभी था ही नहीं। ऐसा। उसने टीन का डब्बा औंधा दिया और बगैर आईने के अपनी सूरत देखने की कोशिश करने लगा।
उसे दाढ़ी तो खैर नजर आई, पर एक आंख बंद करने से थोड़ी सी काले धब्बे वाली नाक और फूली हुई मूछ दिखाई दी। मूछ? अगर कैंची होती तो वो जरा जरा सा मूछ को वैसा कर देता। रानी कहती थी चुंदन की मूछों से छींकें आने लगती हैं। वो खुद भी नाक बजाने लगा। ये तो खैर मालूम था कि रत्ना लंगोट पहने था, क्या अजब धोती भी हो, पहने हो, या पहनने ही वाला हो कि वो आ गया। मगर ये चुन्नन और उसकी गुड़धानी, उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कमरे की दीवारें गुड़धानी की बनी हुई हैं और वो उसे भींचे डाल रही हैं। वो एक पिसी हुई मक्खी की तरह गुड़धानी के एक बड़े से ढेर पर चिपका हुआ हिल रहा है। जब वो टहलते टहलते थक गया और टांगें शल हो गईं तो वो स्टूल पर टिक गया। पर्दा हटाकर उसने अपनी अधूरी मेहनत को देखना शुरू किया। देखते देखते दाग धब्बे घूमने लगे और एकदम ठहर गए। शाने पॉलिश किए हुए चमड़े की तरह चमकने लगे और आंखों में नीली हरी काली रोशनियां घूमने लगी। और तिल, ये तिल कहाँ से आया? सांप की तरह गोल कुंडली मारे उभरा हुआ तिल। टिक 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 टिक, घड़ी की तरह उसका दिल हिलने लगा। वो एकदम उठा और उसके पैर रानी की कोठरी की तरफ उठ गए। गंदी मैली छोटे से दरवाजे की घुटी हुई कोठरी। वो कल ही इसे ऊंचा कराएगा। नहीं, ऊंचा नहीं, वो जो दूसरा कमरा है जिसमें खाली डब्बे पड़े हैं वो ठीक है। वो अंधेरे में बढ़ने लगा। उसका दिल अब भी घड़ी की तरह टिक टिक कर रहा था। कोठरी की सियाही घुली हुई कालोंच की तरह उसके चारों तरफ लिपट गई। उसके दोनों हाथ चारपाई से टकराए और फिर बान के झूले में धंस गए। उसने जल्दी जल्दी सारा पलंग टटोल डाला, मगर रानी न थी। सारे बदन पर जैसे मच्छरों ने लिपट कर चटकना शुरू किया, मोटे मोटे कहकहे लगाते हुए मच्छर। और फिर गुड़धानी की सिलें उस पर टूट पड़ी। सुबह उसने चाहा कि रानी की चुटिया मेट कर उससे पूछे कि हरामजादी ये रात को कहाँ गई, मगर कोई कहेगा कि वो रातों को उसका पलंग क्यों टटोलता है। वो चुप का काम करता रहा और रानी भी आज न बोली। वो चाहता था कुछ तो बोले, शायद रात के उड़ने का पता चले, मगर वो मुंह बनाए रूठी बैठी रही। क्यों, क्या थक गई? उसने उसे मटकी रखते देखकर नरमी से पूछा। आज वो उससे लड़ना न चाहता था। और क्या, मैं मिट्टी की बनी हूं? वो अपनी कमर दोनों हाथों से दबाने लगी। चौधरी का जी चाहा कोई नरम सी बात कहे, मगर उसे अपना अंदाज बदलते जरा शर्म आई। ले बस, अब सस्ता चुकी। वो समझता था कि शायद वो लड़ेगी, और खैर। मगर रानी ने मटकी उठाकर फिर जिस्म को वैसे ही अकड़ा लिया। आज रंग तिनतिना उठे। जो रंग लगाया मुंह चिढ़ाने लगा। आज उसने सोचा था तिल भी बना देगा, यूं ही। तस्वीरों में क्या तिल नहीं होते? मगर रंगों के मिजाज बिगड़े देखकर वो टाल गया। जब रानी उठकर चली तो गुड़धानी का टुकड़ा उसकी धोती में से गिर पड़ा। उसे खबर भी न हुई, मगर चौधरी को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके सर पर साइबान टूट पड़ा। ये गुड़धानी, उसने गुस्से से झाग उड़ाने शुरू किए। पहले तो वो रुकी कि उठा ले, मगर चौधरी के तेवर देखकर वो चल दी। तुम खा लो, उसने गुरूर से गर्दन उठाकर कहा। चौधरी पर फिर मरघट का भुतना सवार हो गया। वो रानी को जाते हुए देखता रहा और फिर एकदम जूते की एड़ी से उसने गुड़धानी को जमीन पर रगड़ कर पीस डाला। दूसरे दिन रानी खुदा जाने कहाँ गायब हो गई। उसने दो चार कपड़े लेने की भी तकलीफ गवारा न की। जैसी आई थी वैसी ही फिर मूत कीचड़ में रुलने के लिए चल पड़ी। चौधरी की तस्वीर नामुकम्मल ही रह गई। 5,000 रुपये एक सियाह धब्बे की सूरत में उसके दिमाग पर जम गए। सियाह धब्बा जैसे नन्हा सा उभरा हुआ तिल। मगर कितनी बुरी जगह था ये सियाह जला हुआ निशान, बिल्कुल चौधरी के कलेजे में। उसके बाद वो और भी परेशान रहने लगा। डर के मारे वो किसी से कहता भी ना था कि रानी भाग गई। उसे डर लगता था कि कहीं कोई कहे ना कि आखिर भाग गई तो क्या हुआ, वो क्यों मरा जाता है। लिहाजा दिन गुजरते गए। वो तस्वीरें बनाने की कोशिश करता रहा, मगर अब कोई छः छः आने में भी उसकी तस्वीरें न लेता था, क्योंकि वो इस कदर भद्दे डरावने सियाह भूरे और काले रंग शफक और फूलों में भरने लगा था कि लोग उसे उल्लू समझते थे। उसके सारे रंग गड़मड़ होकर खला में तब्दील हो चुके थे। इसके बाद और भी गैर दिलचस्प वाक़यात पेश आने लगे। लोग रानी के मुताल्लिक उससे बार बार पूछते। वो कह देता न जाने कहाँ गई, मगर लोग ऐसे सीधे साधे जवाब को कब पसंद करते हैं। चौधरी रानी को बेच आया। एक सौदागर आया था जो कई हजार देकर ले गया। रानी से बुरा ताल्लुक था, नाजायज, कहीं पार कर दिया।
जितने मुंह उससे दूनी बातें। चौधरी की जिंदगी अंधेरी कोठरी बन गई। मालूम होता था दुनिया उसे तल के खा जाना चाहती है। यही नहीं, लुत्फ़े ज़िंदगी तो जब आया जब रानी एक छोटी सी खून आलूद गठरी एक अलग से रास्ते में रखती हुई पुलिस के हत्थे चढ़ गई। फौरन गांव पर चढ़ाई हुई और चौधरी के रहे सहे हवास गुम हो गए। रानी के गुम होने का उकदा बिल्कुल आसानी से खुल गया और चौधरी हक्का बक्का मुंह फाड़े रह गया। उफ, उसकी सारी उम्र की पाकबाजी और नेक नीयती यूं नाइंसाफी और अंधाधुंध के हाथों कुचल गई। मगर वो जानता था कि खुदा को खामखा का उससे बैर नहीं। वो ऐसे साफ बच जाएगा जैसे जैसे सब बेगुनाह बच जाते हैं। सांच को आँच कहाँ। मगर काश वो शरीके जुर्म ही रहता, तो फिर वो मुजरिम ही रहता। यूं तो वो मुजरिम था ही, आखिर उसने पैदा होकर कौन सा कम जुर्म किया था। हाँ, तो काश वो शरीके जुर्म रहता, कैद भुगतता, मुसीबतें, दुख दर्द, बिपता, दुनिया भर की जिल्लतें अगर उसे मालूम होता तो वो हंस हंस कर गोद में लपक लेता। उसे पता होता कि वो यूं छूटेगा तो वो क्यों गिड़गिड़ा कर खुदा के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करके दुआ मांगता। हाँ, ये तो था कि ज़रा तिल। हाँ, खैर, मगर खुदा क्या अपने बंदों की कमज़ोरी को नहीं जानता? उसी ने ये सारी कमज़ोरियाँ इंसान के पीछे लगा दी हैं। मगर उसे क्या मालूम था कि जब रानी से बाज पुरस होगी और सरकारी वकील चारों तरफ से चौधरी को मंतिक के जाल में घेर लेगा, तो वो ये दांव चलेगी और यूं उसे आज़ाद या दूसरे मानों में बर्बाद कर देगी। चौधरी का नहीं था। उसने भरी कचहरी में हल्फ उठाकर कह दिया। चौधरी तो हिजड़ा है, उसने लापरवाही से कहा। रत्ना से पूछो या चुन्नन से, अब मुझे क्या मालूम। वाह, वो अपनी पुरानी अदा से इठलाई। एक खामोश गरज और चमक के साथ सियाह पहाड़ चौधरी की हस्ती पर फटा और दूर सियाही में और भी सियाह गोल उभरा हुआ नुक्ता फिरकी की तरह घूमने लगा। चौधरी अब भी सड़क के किनारे बैठा कोयले से लकीरें काढ़ा करता है, लंबी, तिकोनी, गोल, जैसे जला हुआ दाग।